वन स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही हो गई। तो नेक्स्ट पार्ट आ चुका है, हम यहाँ पे कर रहे हैं आने वाली जितनी भी 2024 की वैकेंसीज़ हैं, 2024 की वैकेंसीज़ की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर तरह का एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाती हूँ। सो जिसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डिटेल में एमसीक्यू में सारा करवाऊँ। आने वाली पोस्टें जो हैं आपको पता ही है, BFUHS की पोस्टें आपको फेब में, DHS पंजाब, नॉर्सेट का पेपर आपको पता है अप्रैल में है, GMCH की पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की भी पोस्टें जो हैं वो आ चुकी हैं। सो फटाफट से इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि पेपर आपके जो है 6 मंथ में आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी अब। और अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैचेस को, जो कि हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, सो इस पे आप मेरे को कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। MCQ बैच है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है, और हमारा एक फुल थ्योरी बैच चल रहा है जो कि बहुत ही तीनों इन्हीं पेपर्स के ओरिएंटेड है। ठीक है, जो MCQ बैच है वो आपका 799 का बैच है जो कि 2 मंथ्स तक चलेगा। टेस्ट सीरीज इसमें होंगी, टेस्ट सीरीज तीनों बैचेस में होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो है आपका वो 1499 का है, 1500 का 3 मंथ्स का बैच है ये, जो कि 500 रुपया प्रति महीना पड़ रहा है आप लोगों को। एंड जो हमारा फुल थ्योरी बैच है वो है हमारा 2399 का, दैट इज 2400 का ये जो बैच है, जिसमें आपको हर एक चीज़ करवाई जाएगी। जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। सो अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। हम क्वेश्चन कर चुके थे 86, तो वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले अगर आप पढ़ने जा रहे हो मेरे से, ताकि मैं रोज़ ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आती रहूँ। सो देखो क्वेश्चन क्या है, द नर्स नोट्स दैट अ क्लाइंट विद acute pancreatitis occasionally experience muscle twitching and jerking. How should the nurse interrupt the significance of these symptoms? तो एक एक्यूट पेनक्रेटाइटिस वाला पेशेंट है, पेनक्रेटाइटिस मतलब पेनक्रियाज की इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गई है, और कभी कभी ओकेजनली मतलब कभी कभी उसे मसल ट्विचिंग होती है और मसल्स में जर्किंग फील होती है। ठीक है, तो अब ये क्या सिग्निफिकेंस करता है? The client may be developing hypoglycemia. The client is experiencing a reaction of mepridine. The client has a nutritional imbalance. The client needs a muscle relaxant, need help him रेस्ट। सो देखो, अगर मसल ट्विचिंग होती है, सबसे पहले तो मैप्रेडिन आपको पता होनी चाहिए, एनाल्जेसिक है। कभी भी पैनक्रियाटिक पेशेंट को हम मॉर्फिन नहीं देते। ठीक है, मॉर्फिन बिल्कुल नहीं दोगे क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करती है, हमेशा मैप्रेडिन दी जाती है। फर्स्ट ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरा, मसल ट्विचिंग एंड जर्किंग हो रही है, इट मीन्स पेशेंट को कैल्शियम की दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जो आपका कैल्शियम होते हैं ना, जो कैल्शियम आयंस होते हैं, ये आपके मसल की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सो जिस पेशेंट में ये कम हो जाते हैं उसमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। सो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा छोटा जा रहा है उसको आप जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोज फॉर क्लाइंट विद द हाइपोथायराइडिज्म वुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें से कौन सा डायग्नोज हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को बिल्कुल ठीक रहेगा? हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, जो हार्मोनल्स उसके सिक्रीट्स होते हैं वो कम हो रहे हैं, हाइपर का मतलब ज़्यादा। सो अब देखो डायग्नोसिस पढ़ लो इसके। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द आईलिड, imbalanced nutrition, less than body requirement related to hypermetabolism, deficient fluid volume related to diarrhea, activity intolerance related to fatigue associated with द डिसऑर्डर। सो देखो, अगर आपने हाइपोथायराइडिज्म अच्छे से टॉपिक पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक पेपर में इसका आता है। अगर आप मेरे बैच में हो तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। हाइपोथायराइडिज्म को याद करना सबसे पहले यही है कि मेटाबॉलिज्म जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, स्लो होता है तो इट मीन्स पेशेंट को डायरिया नहीं होगा, पेशेंट को क्या होगी? कॉन्स्टिपेशन होगी। सो यहीं पे ही ये रॉन्ग हो गया। अब मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हाइपर मेटाबॉलिज्म तो है ही नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया।
अब फर्स्ट एंड सेकंड बचता है। देखो अगर हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को करो तो जब भी मैंने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में आपको पहले एमसीक्यूज कराया, मैंने हमेशा कहा है कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्ट्रेस्ड रहता है, इसका बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में रहता है, ठीक है, बिकॉज जो है डाइजेशन नहीं होती, तो इसका जो पूरा हार्मोनल फ्लक्चुएशन है, क्योंकि हमारा इमोशनल कंट्रोल भी होता है, वो भी इनका वीक हो जाता है। सो इस पेशेंट में एक्टिविटी इंटॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि खाना शरीर को लगता ही नहीं है, डाइजेस्ट रहता है। आपने भी देखा होता है अगर आप खाना खाते हो और वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता तो आपको सुस्ती बढ़ती है, ठीक है, आप लेजी रहते हो। सो इसी में ही जब मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, डाइजेशन नहीं होगी, तो पेशेंट बहुत लेथार्जिक, फटीग वैसा फील करेगा। सो ऐसे ही कैंसल आउट करना है अपने सारे जितने भी आपकी ऑप्शंस होते हैं डिसीज कंडीशन को समझ के। चलो नेक्स्ट है, after stabilization of Addison disease, the nurse teach the client about stress management. The nurse should instruct the client. So देखो जब किसी पेशेंट की हमने अभी डिसीज मैनेजमेंट की है, मतलब उसकी जो डिसीज थी एडिसन्स डिसीज, वो अब क्या हो गई है, स्टेबलाइज हो गई है, ठीक है। स्टेबलाइज होने के बाद भी खतरा रहता है कि ये डिसीज दोबारा से ना हो जाए, तो हमें उस क्लाइंट को टीच करना है कि आप स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हो। अब एडिसन डिसीज क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो इनफ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता, कम हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में नहीं आता। अब एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल क्या होते हैं, वो आपको फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो देखो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करवाओगे और क्या इंस्ट्रक्ट करोगे। रिमूव ऑल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम डेली लाइफ, यूज रिलैक्सेशन टेक्निक सच एज म्यूजिक, टेक एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स डेली, अवॉइड डिस्कसिंग स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस। सो देखो इसमें पेशेंट को जो सिखाया जाता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में सिखाया जाता है कि आप अपनी स्ट्रेस को रिलैक्सेशन टेक्निक्स को कैसे यूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक सुन के, कोई अपनी पेंटिंग करके, या फिर आप जर्नलिज्म कर सकते हो, लिख सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है, गार्डनिंग कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, इससे आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज होता है। सो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर अ चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. द नर्स रिव्यूज द चाइल्ड रिकॉर्ड एंड नोट्स दैट विच फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद द डायग्नोज ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो एक बच्चा है, ठीक है, वो असाइन किया गया है नर्स को, उसको मे बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसमें ग्लोमेरुलस होता है, जो उसकी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाती है, ऐसे छन्नी होती है, जैसे चाय की छन्नी नहीं होती, इसमें भी ऐसे बोमन्स कैप्सूल होता है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वहाँ से फिल्टरेशन नहीं होती, ठीक है। तो कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि आपको उसकी रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगी। BUN लो होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, हाइपोटेंशन, लो यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेड ब्राउन यूनिट। सो आपको उसमें रेड और ब्राउन कलर यूरिन जो है देखने को मिलेगा, बिकॉज क्योंकि पेशेंट का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी में ही रहता है और फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से अंदर स्कार फॉर्म हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो जो चीज़ फिल्टर होने को आएगी, जब से चाय की छन्नी में जम नहीं जाता तो वो फिल्टर नहीं होता, फिर वो जम जाता है, फिर वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होने लग जाती है जिसमें यूरिन में ब्लड देखा जाता है। सो रेड ब्राउन यूरिन जो है आपको पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, द नर्स टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट आफ्टर वजाइनल हिस्टेक्टमी फ्रॉम collapsed uterus, which of the following nursing intervention by the nurse would best minimize the risk of pulmonary embolism in this patient. तो एक नर्स है, टेक केयर कर रही है पेशेंट की, उसकी वजाइना के थ्रू हिस्टेक्टमी की गई है क्योंकि उसका यूट्रस प्रोलैप्स्ड था, ठीक है। कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि रिस्क ऑफ पल्मनरी एम्बोलिज्म को कम करेगी, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी में थ्रोम्बस या फिर एम्बोलाई ना बने। तो क्या कर सकते हो, पोजिशनिंग पेशेंट एट हाई फाउलर्स पोजिशन, प्रोवाइडिंग स्मॉल पिल्लो अंडर द नीज फॉर कंफर्ट, असेसिंग लो एक्सट्रीमिटीज फॉर वार्मथ एंड स्वेलिंग, अर्ली एम्बुलेशन। सो देखो आजकल तो आपने देखा होगा कि जितनी भी सर्जरीज, इवन की सी सेक्शन होता है, किसी का यूट्रस रिमूव किया, गॉल ब्लैडर रिमूव किया, सो सारे पेशेंट में अर्ली एम्बुलेशन करवा देते हैं, ठीक है, जल्दी चलाने फिराने लग जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ही उसको कहते हैं चलो फिरो घूमो। सो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एम्बोलाई एंड थ्रोम्बस को, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली बॉडी में सर्कुलेट होने लग जाता है, ठीक है। सो अगर आप अर्ली एम्बुलेशन करवाते हो पेशेंट का तो ये आपको प्रिवेंट करेगा और मिनिमाइज करेगा रिस्क एम्बोलिज्म का पेशेंट की बॉडी में। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो,
Client has obtained plan B levosartan or levonorgestrone 0.75 mg 2 tablets as an emergency contraceptive. After unprotected intercourse, the client called the clinic to ask question about taking the contraceptives. The nurse realized the client need further explanation when she makes which of the following response. सो देखो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ली है एक क्लाइंट ने, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया उसने, इंटरकोर्स किया उसके बाद, और क्लाइंट क्लिनिक में कॉल करती है और नर्स को बताती है, क्वेश्चन पूछती है इस कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कि मैं कुछ भी पूछ सकती है। तो ऐसा क्या बोलेगा क्लाइंट जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इसको अच्छी तरह से इस मेडिसिन के बारे में समझाना पड़ेगा कि कैसे एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क करता है। सो देखो आपके पास ऑप्शंस, आई कांट वेट 3 to 4 days after intercourse to start taking. I can wait, मतलब मैं वेट कर सकती हूँ 3 से 4 days after intercourse to prevent pregnancy. My boyfriend can buy, मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो ये कॉन्ट्रासेप्टिव बाय कर सकता है फार्मेसी से अगर मैं 18 साल से ऊपर हूँ। द बर्थ कंट्रोल वर्क बाय, तो ये जो है वर्क क्या करती है, ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। आई मे फील नॉजिएटेड एंड हैव ब्रेस्ट टेंडरनेस हेडेक ऑल्सो आफ्टर यूजिंग दिस। सो ये खाने के बाद मुझे ब्रेस्ट टेंडरनेस या फिर नॉजिया फील हो सकता है। तो देखो ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, 18 साल के बड़े हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है। ये ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती, प्रिवेंट करती है उसको। दूसरा इसके कुछ माइनस साइड इफेक्ट्स होते हैं, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया, बट आपको ये विद इन 72 आवर्स लेनी होती है, 48 से 72 आवर्स आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है। आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए बिना अगर आपने इंटरकोर्स किया है तो उसके 48 से 72 आवर्स के अंदर अंदर ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आपको लेना होता है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन अगर ये बोलेगी, ये वाली लाइन जो है वो पास करेगी, तो नर्स समझ जाएगी कि मेरे को इसको समझाना पड़ेगा और इस मेडिसिन के लिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। As the nurse enters the rooms of a newly admitted primary gravida diagnosed with severe preeclampsia, the client begins to experience a seizure. Which of the following should the nurse do first? तो आप एक रूम में एंटर करते हो, अभी अभी क्लाइंट एडमिट हुई है, डायग्नोस्ड हुई है प्री एक्लेम्शिया के साथ और उसको सीजर्स स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आप क्या करोगे, मतलब आपके सामने ही उसको सीजर स्टार्ट हुआ है, इंसर्ट करोगे एयरवे टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, नोट द टाइम व्हेन द सीजर बिगिंस एंड एंड, कॉल फॉर इमीडिएट असिस्टेंस, टर्न द क्लाइंट टू हर लेफ्ट साइड। सो देखो अगर किसी को भी आपके सामने सीजर स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने उसको कुछ नहीं करना, एक तो प्रिवेंट करना है इंजरी से, दूसरा अगर आप अकेले हो तो उसको असिस्ट करने के लिए किसी को कॉल करो, ठीक है, नथिंग एल्स। देखो लेफ्ट साइड को आप हमेशा उसको सीजर ख़त्म होने के बाद और ऑक्सीजन भी आप सीजर्स दौरा पड़ने के बाद ही स्टार्ट करोगे, बीच में नहीं स्टार्ट करोगे, नहीं तो वो तोड़ देगी या फिर कुछ अपने आप को इंजरी कर लेगी, ठीक है। लेफ्ट साइड क्यों करते हैं, ताकि एस्पिरेशन ना हो और टाइम नहीं नोट करना, उस टाइम आपको इंजरी से प्रिवेंट करना है, इसीलिए आपको उसको सेफ जगह पे लेके जाना पड़ेगा, आप अकेले नहीं लेके जा सकते, इसीलिए हेल्प के लिए आपको किसी को इमीडिएटली कॉल करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन 3 इज वेरी राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको सारे बहुत अच्छे से समझ आए हों, बहुत ही अच्छे से मैंने पूरी डिटेल में आपको क्वेश्चन समझाए हैं और आप अपनी तैयारी को, पहले तो सबसे पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। और अगर आपको मेरे से अच्छा लगा पढ़ना तो आप मेरे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली स्टडीज़ करवाती हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। सो हमारे जो प्रीवियस रिव्यूज़ है मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं बैचेस के। 3 बैचेस हैं, MCQ बैच, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच एंड फुल थ्योरी बैच। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है देन यू कैन गो फॉर अ MCQ बैच। अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, फुल थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है पर आपको थ्योरी के टच में भी रहना है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल अमाउंट है इन बैचेस का। जो MCQ बैच है वो ओनली 2 मंथ्स का बैच है और 799, मतलब कि बहुत ही अच्छा आप अफोर्ड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर MCQ बैच जो है 3 मंथ्स का है, ये आपको पड़ेगा 1499, 1500 का बैच है। फुल थ्योरी बैच जो है 2399, 2400 का बैच है, 4 मंथ्स का बैच है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैचेस डिटेल, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। पढ़ो पढ़ो, अगर आपको अच्छी जॉब लेनी है, आपको स्ट्रगल नहीं करना है, आपको अपना जीवन बनाना है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।